Morning students, we are studying thermochemistry. In previous classes we have studied about enthalpy and also enthalpy of combustion and enthalpy of the reaction and measurement. And there are also many types of enthalpies which we will discuss in today's lecture. Next one is enthalpy of solution or heat of the solution. देखिए एक्चुअल में क्या है कि हम कोई सॉल्ट लेते हैं और ये कंटेनर है और उसके अंदर अगर हम कोई सॉल्ट, एक सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं। तो 1 मोल सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने पर जो हीट में चेंज होता है ना, वो आइदर क्या हो सकती है, हीट निकल भी सकती है या हमें देनी भी पड़ सकती है। तो वो जो हीट होती है दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअल में दो बातों पर डिपेंड करती है। एक, अगर कोई हमारा आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है ना, तो पहले ये आयंस में ब्रेक होगा, जैसे Na+ और उसके बाद Cl-, ठीक है। पहले आयंस में ब्रेक होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज़ लैटिस एंथैल्पी। और फिर उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल या जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको चारों तरफ से इस तरीके से, है ना, सराउंड कर लेंगे, फिर ये डिज़ोल्व होगा। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें 2 टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एक लैटिस एंथैल्पी और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो KCl अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो पहले क्या होगा, ये लैटिस एंथैल्पी इसमें होगी, उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी। AQ का मतलब है सॉल्वेंट, यहाँ पर वाटर है, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ 4.4 किलोजूल पर मोल। इसी तरीके से अब देखो, कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल दिया है आपको, बिल्कुल एब्सोल्यूट एग्जांपल है ना। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो कॉपर सल्फेट है ना, वो क्रिस्टलाइजेशन जो एनर्जी है उसको लेकर के क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट 5H2। इसमें जो एनर्जी है ना रिलीज़ होती है दैट इज़ 15.4 किलोजूल। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी के अलावा, तो उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है दैट इज़ 2.4 किलोजूल पर मोल। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों एनर्जी का होगा, दैट इज़ डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन। और देखिए हमने बताया कि एनर्जी इसमें एक्जोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी। एक्जो का मीनिंग है कि जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है, और एंडो का मतलब है कि वो सॉल्यूशन के ड्यूरेशन में ली जा रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जहाँ भी हीट हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एंथैल्पी भी हम बोलेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो भी ये जितनी भी एंथैल्पी हैं वो 1 मोल सब्सटेंस के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं। जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो कितने सब्सटेंस के लिए होगी, 1 मोल। यदि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो कितने के लिए होगी, 1 मोल। जितनी भी हमारी एनर्जी हैं वो 1 मोल के लिए डिफ़ाइन होती हैं। और न्यूट्रलाइजेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि HCl को हम NaOH में मिक्स कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, जो NaCl है ये अलग हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट है दैट इज़ किलोजूल पर इक्विवेलेंट या किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आ गया आपके लिए, दैट इज़ नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको आप समझ लीजिए, है ना। नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट का मीनिंग ये है कि अगर कोई एनर्जी आपको फ्रैक्शन में दी हुई है तो उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी दी होती है दैट इज़ फॉर 1 मोल, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कंपाउंड रिएक्ट करे वो 1 मोल ही करे, है ना। वो हो सकता है कि 0.2 मोल करे, है ना। ये भी हो सकता है कि वो 0.5 मोल करे। फ्रैक्शंस ऑफ मोल्स रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए ग्राम में दिया हुआ है ना, कि इतना या इतने मोलर का इतने ml दिया हुआ है,
उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पहले नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट। ये टर्म इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है कि डिफरेंट काइंड्स की जो सब्सटेंस होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है, और जब हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है ना, जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बताई थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, उसका यूज करके। तो नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N/V लीटर। अगर इसको ml में कंसीडर करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ml में आ जाएगा। और जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का रिलेशन होता है, हमने बताया था m/n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, इसकी वैलेंसी है ना, या जो आयन पे चार्ज होता है वो उसके इक्वल होता है, या एसिड की बेसिसिटी और बेस है उसकी एसिडिटी, है ना। तो इसको या तो हम नॉर्मेलिटी के टर्म में ये यूज कर सकते हैं N/V, या मोलैरिटी के टर्म में M/N/V, क्योंकि n की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, M/n, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल आउट करें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो वहाँ से ये हमारा क्या आ गया, जो इक्विवेलेंट वेट के लिए जो है n फैक्टर आता है, और वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, दैट इज़ मोलैरिटी, ये m होगा, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसमें जो भी कैलकुलेशन होंगी उसमें ये वाला हमारा ग्राम इक्विवेलेंट में यूज करेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल, तो उसमें जो हीट रिलीज़ होती है दैट इज़ हीट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या 1 मोल वाटर एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा तो उसमें जो निकलेगी वो हीट, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये फिक्स होती है जनरली, फिक्स कह सकते हैं, या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि ये अराउंड आती है इसके 13.7 किलो कैलोरी, और हमें पता है कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है 4.2, है ना। तो इसका हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो क्या होगा 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। जैसे ये एसिड, ये बेस और एसिड कंबाइन करेंगे, इसमें जो हीट रिलीज़ होगी वो इसके इक्विवेलेंट होती है। एक्चुअल में क्या है, जितने भी एसिड और बेस हैं, एसिड से H+ आता है और बेस से OH आता है, वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट हमारे दिए हुए हैं, जैसे 1 इक्विवेलेंट NaCl रिएक्ट करेगा 1 इक्विवेलेंट HCl के साथ, तो 1 इक्विवेलेंट NaCl बनेगा। क्यों, क्योंकि सबका जो फ्रैक्शन है यहाँ पर वो कितना है, 1 है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट सबका 1 है। 2 कितने से करेगा, 2 से करेगा 2 NaCl, 3 से 3, और 3 अगर 2 से करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, 2 के अकॉर्डिंग। क्यों बनेगा 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो चीज़ कम है ना, तो वो उसी रेशो में दूसरी चीज़ को लेगी। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसके लिए आप एक बार फर्स्ट चैप्टर को चेक कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया लिमिटिंग रिएजेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट बनेगा, और जितने भी हमारे इक्विवेलेंट बनते हैं उतना ही, देखिए ये जो क्वांटिटी है 13.7, ये 1 मोल के लिए है। अगर 2 मोल हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और अगर मान के चलिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है वो हमारा 0.3 है, तो कितना बनेगा, तो हम 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। अब 2 इक्विवेलेंट और ये H2SO4 इनको हम कंबाइन करेंगे तो Na2SO4 का 2 इक्विवेलेंट बन रहा है। तो 1 अगर कंबाइन करेगा तो कितना बनेगा, 13.7। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है तब तो ये वैल्यू 13.7 आती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग की जगह पर हमने वीक एसिड या वीक बेस ले लिया तो ये वैल्यू हमारी थोड़ी कम हो जाती है। देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ने रिएक्ट किया तो वैल्यू कितनी है, 13.7। अगर हमने एक को वीक ले लिया, जैसे यहाँ वीक एसिड ले लिया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 13.4 हो गई, है ना। कितना माइनस हो गया, 0.3 डिजिट कम हो गया। अब हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग वीक बेस ले लिया यहाँ पर,
जब वीक बेस लेंगे तब भी ये वैल्यू कम हो जाती है, कितनी 12.3 हो गई। तो इसका आंसर क्या है कि जब हम इसको कम करते हैं तो कम करने पर क्या है कि कुछ एनर्जी जो आयंस होते हैं, देखिए वीक एसिड और बेस कैसे डिफ़ाइन करते हैं। वीक एसिड या बेस वो होते हैं जैसे CH3COOH है ना, तो इसमें से जब इसका आयनाइजेशन होगा तो CH3COO माइनस और H+ हमें मिलेगा, है ना। अब ये जो H+ है ये हमें 100% नहीं मिलेगा, ये 1%, 0.2%, 0.3% इतना मिलेगा। इसको ज़्यादा करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के रेशो में रिएक्ट कर सके, तो वहाँ भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। इस वजह से 13.7 से जो ये डिक्रीज़ हुई है जैसे 0.3, तो वो कहाँ कंज्यूम हो गई, इसके आयंस को सेपरेट आउट करने के लिए। ऐसे यहाँ बेस है तो बेस को सेपरेट आउट करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, फिर ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें यहाँ याद रखना है। अच्छा, एक केस और देखिए, जो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे HF बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इमीडिएट HF देता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारी और ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए जो वैल्यू है हमारी न्यूट्रलाइजेशन, ΔH न्यूट्रलाइजेशन, है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जो वीक होता है उसके लिए क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो हम इस वैल्यू को देख करके पता लगा सकते हैं कि जो रिएक्शन हमारी हो रही है वो स्ट्रॉन्ग के बीच में हो रही है या वीक के। ठीक है, अब देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 एसिड हैं, एक एसिड जब रिएक्ट करता है तो 12.3 एनर्जी देता है, दूसरा 12.1, तीसरा 13.7 एंड फोर्थ 12.8। अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा इसमें। तो देखिए जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी है, इसकी। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ गया जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक एसिड है HCl, वो रिएक्ट करता है एक बेस NaOH के साथ। इसके 2 मोल 100 ml के रिएक्ट करते हैं, इसके 2 मोल 100 ml के साथ। ठीक है, तो अब बताइए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट का देखिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये वाला N/V या Mn/V। M हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी, है ना, और V क्या हो गया, वॉल्यूम, और N फैक्टर एसिड है तो बेसिसिटी, और बेस है तो एसिडिटी। देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, M/N/V अपॉन 1000 अगर ml में लेंगे। तो M हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, देखिए 2 मोलर दिया हुआ है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये 2 मोलर दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना है, 100 ml दिया हुआ है। ml में लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और N हमारा कितना है, N इज़ 1, क्योंकि देखिए HCl जब आयनाइज होता है तो वो केवल एक H+ देता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो वहाँ से 2H+ मिलते हैं, तो वहाँ पर N की वैल्यू 2 हो जाती। ठीक है, ऐसे ही NaOH है, NaOH हमारा जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने पर केवल एक OH- देता है, इस वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो गई, 1 हो गई। एसिड के लिए बेसिसिटी लेते हैं और बेस के लिए एसिडिटी लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों के लिए वैल्यू हमारी 2 मोल दी हुई है, वॉल्यूम 100 है, और जो हमने N फैक्टर निकाला है इसकी एसिडिटी बेसिडिटी वो भी 1 है, क्योंकि HCl 1H+ आयन देता है और NaOH 1 OH आयन देता है। तो इसके 0.2 मोल हैं, इसके भी 0.2 मोल हैं। अब देखिए यहाँ से जो हमारी ΔHNF न्यूट्रलाइजेशन जो एंथैल्पी आती है दैट इज़ 13.7,
ये जो क्वांटिटी है वो किसके लिए, 1 मोल के लिए है, लेकिन हमारे मोल कितने निकल के आए, 0.2। तो 0.2 के लिए कितनी हो जाएगी, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी एंथैल्पी आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको अपने आप ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा एसिड है हमारा NaOH। और सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोलर 100 ml में लिया और NaOH का 4 मोलर 100 ml में। तो इनके हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, MnV/1000। मोलरिटी कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये पहले जो क्वेश्चन है उनसे कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पर जो N की वैल्यू है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 इंटू और वॉल्यूम हमारा 100 और ml में करेंगे 1000 से डिवाइड हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो भी एसिड है, एसिड से कितने H हमें मिलेंगे वो कैलकुलेट करना है। और बेस हमारा NaOH है तो इसमें OH कितने मिलेंगे, तो यहाँ 1 OH मिलेगा, तो इसका कितना हो गया, 0.4। अब 1 मोल के लिए एनर्जी कितनी है, 13.7, तो 0.4 के लिए कितनी हो जाएगी, 5.48। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 मोलर हमारा दिया हुआ है, 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है 2 मोलर 100 ml NaOH। तो 2 इंटू 2 क्यों आ गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ये 0.4 हो गया और ये कितना हो गया, 0.2। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लग गए। एक तो ये 2n फैक्टर क्योंकि 2H+ मिल रहे हैं, और दूसरा हम जो एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो क्वांटिटी में लेस होगा, जो क्वांटिटी में लेस होगा। NaOH 0.2 है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग बनेगा। लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो क्वांटिटी में कम होता है और प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो जो वाटर यहाँ पर बनेगा न्यूट्रलाइजेशन से वो भी इसी के रेशो में बनेगा, 0.2 मोल। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे, 0.4 से नहीं, क्योंकि 0.2 इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बच कितना जाएगा, 0.2 क्या बच जाएगा यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए आप, आगे और हम एंथैल्पी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।